नमस्कार, इंडिया वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में समीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस अपने 75 पार के आंकड़ों का आकलन करने के लिए जहां प्रत्याशियों और चुनाव प्रभारियों से 1-to-1 चर्चा कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र के अनुसार जीत के अनुमान को लेकर मंथन में जुटी हुई है। साथ ही बागियों को भी दोनों ही पार्टियां बाहर का रास्ता दिखाने में जुटी हुई हैं, जिस पर चुनाव के बाद भी लगातार पार्टी की कार्रवाइयां जारी हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस की 75 प्लस और बीजेपी की 70 में से 50 प्लस पर जनता का मंथन क्या नतीजा लेकर आता है। तो आज छत्तीसगढ़ में अनुमान और जीत पर घमासान पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही असली मुकाबला है। इसके अलावा कई सीटों पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने क्षेत्रीय जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई विधानसभा सीटों दल बंधुओं को मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार बागियों से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा अपने सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं। वहीं भाजपा ने भी अपने पूर्व मंत्रियों पर इस बार दांव खेला है, जो 2018 में हार गए थे। इसलिए इन सभी सीटों पर मतदान के बाद भाजपा ज्यादा मंथन कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि मतदान के बाद किसके कितने सीटों के पार होने की उम्मीद है और इन उम्मीदों पर बागियों ने कैसा समीकरण बिगाड़ा है। छत्तीसगढ़ वासी एक बार फिर दिसंबर में दीपावली मनाएंगे, जब 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पाएंगे। तब किसानों को प्रति एकड़ 65,100 रुपए उनके धान की कीमत मिलेगी। 25 दिसंबर को 2 साल का रुका हुआ बोनस उन्हें मिलेगा। माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपया मिलना प्रारंभ होगा। उनसे हर तरह की चर्चा, उनके यहाँ क्या कैसे चुनाव ठीक था, सही सलामत सारे सब, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और लोगों का जो रुझान था वो बहुत बढ़िया एनकरेजिंग रुझान था। और आज जैसे बात की हमने, और कल भी सारा दिन है, तो बहुत अच्छी वो उसमें लग रहा है, सबकी रिपोर्ट है कि बहुत बढ़िया ढंग से फिर से छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस की सरकार बनाए। विधानसभा चुनाव के नतीजों का अब इंतजार हो रहा है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे जो यह तय करेंगे कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस और भाजपा में समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस अपनी 75 पार के आंकड़ों का आकलन करने प्रत्याशियों और चुनाव प्रभारियों से चर्चा कर रही है, तो भाजपा भी अपने घोषणा पत्र के अनुसार जीत के अनुमान को लेकर प्रभारियों के साथ मंथन कर रही है। कांग्रेस को इस बार भीतर घातियों और बागियों से ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है, इसलिए चुनाव के बाद भी लगातार पार्टी कार्रवाइयां कर रही है। वहीं भाजपा भी इस बार 48 प्लस सीटों का दावा कर रही है। तो कांग्रेस बीजेपी में नतीजों से पहले समीक्षाओं का दौर जारी है। कांग्रेस में भीतरघातियों पर फिर से कार्रवाई, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार विरोध करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। अपने मेहमानों से आपका परिचय मैं करा देती हूँ। मनीष वोरा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजय देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और तौकीर रजा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे ही मैं करूंगी कि जिस तरह से 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं और 75 प्लस का दावा आपकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं चिंता भी बनी हुई है। जिस तरह से मंथन चल रहा है और तमाम विरोधियों पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में लग रहा है कि कोई डर भी है।
सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, जैसा हम परीक्षा लिखने जाते हैं और परीक्षा लिखने के लिए आते हैं, जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में होता है, स्वाभाविक सी बात है, घर के अंदर हम जब बैठते हैं तो पुस्तक निकालकर उसकी मिलान करते हैं और फिर देखते हैं कि हमको कितना अंक प्राप्त हो सकता है, हमने लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। तो ये समीक्षा आवश्यक है, ये चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी, ये सभी चीजों पे लागू होता है। रही बात हमारे 75+ की जो बात कह रहे हैं, उसमें हम आज भी कहते हैं कि हम 75+ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने काम की छत्तीसगढ़ के जनता के लिए, वो हमारा विश्वास है कि उस विश्वास के तहत हम 75 पार करेंगे। साथ ही हमारी जो योजनाएं हैं, 20 कुंटल धान जो शुरू भी हो गई नवंबर से, महिलाओं 25 रुपए में खरीदने की बात है, घोषणा में जो डाले हुए हैं, महिलाओं को जो सालाना 15,000 महतारी न्याय योजना के तहत देने की जो बात की है, महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ा है। ठीक है संजय जी, बहुत ज्यादा है। तमाम घोषणाओं की तो बात हो गई है, उस पर अब जनता ने मत भी कर दिया और 3 दिसंबर को फैसला भी आएगा। लेकिन जब आपको इस बात का पूरा विश्वास है कि जनता आपके साथ है, तो फिर आपकी पार्टी में विरोध किस बात का? देखिए, पार्टी कह देने से बहुत बड़ा एक संगठन होता है, वो एक व्यक्ति से नहीं बनता है, काफी सारे लोग जो रहते हैं उसको पार्टी कहा जाता है और पार्टी के अंदर कई विचारधारा के लोग रहते हैं और सबकी अपनी अपनी मत होती है, अभिमत होती है, लोग अपने अपने ढंग से बात को करते हैं और जहां जो व्यक्ति पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जाता है उसके ऊपर जो संगठनात्मक कार्यवाही होती है, संगठन जो निर्णय लेता है उसके तहत उसमें किया जाता है। ठीक है, तौकीर रजा जी, बात नहीं है, हर पार्टी में होता है। ठीक है, तौकीर रजा जी, 75+ की बात संजय जी कह रहे हैं और उनकी पार्टी भी कह रही है। ऐसा है, कांटों से निकल जाता हूं दामन बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर विद्रोह हुआ है, सबसे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर पूरे प्रदेश में अगर कोई चुनाव लड़ा है, तो कांग्रेस के निर्दलीयों ने लड़ा है बगावत कर कर। तो उसका असर खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा और उसका भले वो 2000 के वोट उसने काटा हो या 20,000 के वोट काटा हो, नुकसान तो उनको कांग्रेस को हुआ है। इसी कारण से जो 75 कर रहे हैं, देखिए 75 ये बैरक नंबर बता रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी का, और जो बात करते हैं कि जितने हम 75 पार कर देंगे, तो ऐसा है कि, और हम तो बोलते थे कि हम 0 हो जाएंगे, तो जनता ने बता दिया कि इन्होंने कोई भी काम को अब जनता तक नहीं पहुंचाया, सिर्फ झूठे वादे किए और झूठे वादों का कत्ल किया। रही बात हमारी पार्टी का, तो हम कैडरलेस पार्टी है, हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने नाराजगी दिखाई, लेकिन हम लोगों ने उनको अपने तरीके से जैसा मनाना था वो मनाया भी और उनको बैठाला भी और उन्होंने हमारे लिए कार्य भी किया। इसका रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, लेकिन तौकीर रजा जी, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम बात करें तो वो 75+ की बात कर रहे हैं और आप 70 में से 48 सीटों की बात कर रहे हैं। उससे पहले की जो 20 सीटें थी उनको लेकर बातचीत भी निकलकर सामने नहीं आ रही है, तब भी काफी आगे है आपसे कांग्रेस, अगर अनुमान की भी बात करें तो। देखिए, अभी तो हमने 48 बोला नहीं, मैंने दावा किया 55 से नहीं, आपकी पार्टी के तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तभी मैंने जिक्र किया। देखिए, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करते, ना बात करते हैं। 55 से 60 जो है हमने आंकड़ा निकाला है, काट पीट के अगर हमारी पार्टी 48 निकाल रही तो गलत नहीं निकाल रही है। हम एन कैन जैसे भी हम बिल्कुल 48 से कम तो जीतेंगे नहीं, ये गलत नहीं बोली हमारी पार्टी। और रही बात इनकी, मैंने बताया भाई इनकी पार्टी में क्या हो रहा है ये आप जानते हैं, सब जगह यही स्थिति है चारों तरफ, इसलिए आज इनको निकालने की नौबत नजर आ रही है। हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं चलती और हमने जो कार्य किया है, हमने जो जनता को पहले काम किया है और हमने जो वादा किया जनता ने मोदी की गारंटी के रूप में, मोदी के बात को मानने के लिए, मोदी की बात मानने के लिए, ठीक है, मोदी जी ने जो भी वादा किया मनीष बोरा जी, निभाया। ठीक है मनीष बोरा जी, जिस तरह से दोनों ही पार्टी अपना टारगेट बता रही हैं, कोई 75+ की बात कर रहा है तो कोई 48 की बात कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की बात करें तो आखिरी समय तक ये भी माना गया कि वोटर जो था वो साइलेंट था। ऐसे में अनुमान किस तरह से निकल कर आ रहे हैं और क्या कोई सच्चाई नजर आ रही है आपको? देखिए, एक तो सीधी तौर पे मैं एक बात को कहूं कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी, अब की बार 65 पार, और उसके बाद रिजल्ट सामने आया तो 15 पे आके अटक गए। ठीक है मनीष बोरा जी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूं, यहां पर आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस आऊंगा। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। हजरतगंज के कैनरा बैंक में लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने कूद कर बचाई अपनी जान। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद, मौके पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन।
तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हजरतगंज के कैनरा बैंक में लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ा हादसा हुआ है लखनऊ में, बैंक को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी कई लोग बैंक के अंदर फंसे हुए, चीख पुकार मची हुई है। 50 से ज्यादा लोग बैंक के अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, ऐसे में 50 से ज्यादा लोग अभी भी बैंक के अंदर फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोगों ने बैंक की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की है। हजरतगंज के कैनरा बैंक में लगी भीषण आग, फंसे हुए बिल्डिंग का शीशा तोड़कर लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। नवल किशोर रोड पर कैनरा बैंक की ब्रांच में हुआ हादसा। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ के कैनरा बैंक में भीषण आग का मामला सामने आया है, जहां पर लोगों को कूदकर अपनी जान बचाई जा रही है। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस समय भीषण आग लगी हुई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से बिल्डिंग के अंदर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरी बिल्डिंग में 50 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। काफी लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के द्वारा, दमकल विभाग की गाड़ियों के द्वारा लगातार जारी है। आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है, वहीं फंसे हुए लोगों की जान भी बचाने की कवायद जारी है। लेकिन आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ताजा तस्वीरें इस समय लखनऊ की है। कैनरा बैंक में लखनऊ की आग लगी हुई है, भीषण आग का यह मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दमकल विभाग के साथ ही साथ क्रेन भी मौजूद है। पूरी कोशिश की जा रही है कि बिल्डिंग में 50 से अधिक लोग जो फंसे बताए जा रहे हैं, उनको जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से कैनरा बैंक की घटना बताई जा रही है, भीषण आग का मामला है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ताजा अपडेट अभी ये है कि कैनरा बैंक में लखनऊ के हजरतगंज में नोवेल्टी सिनेमा के पास में ये बैंक जो है वो स्थित है। और वहां पर अभी अब से मैच कुछ देर पहले अचानक जो है इसमें आग लग गई और आग एकदम से आग ने अपना भयावह रूप ले लिया, जिसके बाद जो लपटें थी वो शीशे तोड़कर बाहर आने लगी। हालांकि बैंक के अंदर जो कर्मचारी मौजूद थे उस समय काफी अफरा तफरी का माहौल बच गया, लेकिन मौके पर तुरंत जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है पहुंची हैं और आग को काबू पाने का जो प्रयास है वो लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है। जो जिस समय आग लगी उस समय बताया जा रहा है कि 50 से अधिक लोग बैंक के अंदर मौजूद थे, जो बैंक कर्मचारी थे। बैंक को जो कार्य था दिन का उसको क्लोजर किया जा रहा था, सभी डेटा को मैच किया जा रहा था। उस बीच में अचानक से ये आग लगी। हालांकि आग लगने के क्या कारण रहे इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रथम दृष्टया कोई शॉर्ट सर्किट जो है वो माना जा रहा है कि उसकी वजह से ये आग लग सकती है और उसकी वजह से ही ये आग लगी होगी। लेकिन फिलहाल अभी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। प्रियम, कितने बजे की ये घटना है और अभी बिल्डिंग में कितने लोग फंसे हुए हैं? देखिए, जो ये घटना है तकरीबन शाम 6:30 बजे की ये घटना है, जिस वक्त ये वहां पर आग जो है वो लगी है। अभी फिलहाल जो है चूंकि अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि तकरीबन सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है और किसी भी तरीके के अभी जान माल के नुकसान की जो सूचना है वो अभी तक नहीं मिली है। आला अधिकारी मौके पे है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। देखना होगा, अब से कुछ देर तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि क्या वजह रही है, किस वजह से और क्या पूरा ऑपरेशन रहा है। अधिकारियों की जो कह सकते हैं बयान है वो भी सामने आया और उसमें वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल फौरी तौर पर सभी लोगों को जो है। जी प्रियम, इसके अलावा तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ ही साथ क्रेन की भी मदद ली जा रही है। तो जो 50 लोग हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या क्या कोशिशें अभी की जा रही हैं? देखिए, अभी जो है कई बाहर निकाल भी लिया गया हुआ है। प्रथम दृष्टया ये प्रथम जो प्राथमिकी तौर पर जो उनका प्रयास है कि जो हाइड्रोलिक क्रेनें हैं उनकी मदद से जो है अंदर पानी का प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है, जिससे आग को तुरंत जो है वो काबू पाया जा सके और इस तरीके की जो घटना हुई है उसको रोका जा सके। लेकिन अभी भी जो है टोटल कितने लोग अंदर हैं या सबको रेस्क्यू कर लिया गया, इसको लेकर भी जो जी प्रियम, इसके अलावा कितने फ्लोर की ये बिल्डिंग है और किस फ्लोर पर आग की घटना सामने आई है? क्या बाकी फ्लोर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है? अभी देखिए, जो पूरी घटना है वो केवल बैंक वाले फ्लोर दिखने को जो है वो मिली है, जो ये बैंक चल रही है।
वो कई माले की ये बिल्डिंग है, लेकिन इसमें ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर के जो फ्लोर है वो बैंक के हैं, और बैंक के ऊपर वाले फ्लोर पर इसमें जो है वो आग लगी हुई है। तो अभी कह सकते हैं आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण हालांकि नहीं पाया गया है, लेकिन बहुत जल्दी जो है इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। लगातार जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं, जो अत्याधुनिक गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की वो मौके पर पहुंची हैं, और उनके जरिए अंदर जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जिससे जो पूरा ये आग के लपटे हैं उनको जल्द से जल्द आग को काबू में पाया जा सके। जी बिल्कुल प्रियम, तो आप अपनी नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आपके पास आएगी आप वापस आएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लगातार अपनी चर्चा पर हम वापस लौटते हैं। आज छत्तीसगढ़ में अनुमान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। मनीष वोरा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं, संजय देवांगन जी प्रवक्ता कांग्रेस से है हमारे साथ, और साथ ही साथ तौकीर रजा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि 75 और 48 की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन वोटर की खासतौर से बात की जाए तो सुनने में यह आया था और देखने में भी आया था कि वोटर आखिरी समय तक साइलेंट रहा है। ऐसे में ये अनुमान किस बिना पर लगाया जा रहा है? देखिए, मैं शुरुआत इसी बात से किया था कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था और ये कहा था कि अब की बार 65 पार, और उसके बाद वो आ गए 15 पर। अब कांग्रेस ने इस बार नारा दिया है अब की बार 75 पार। तो अब ये रिजल्ट तो अभी मुझे लगता है कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। अब रही बात है कि मतदाताओं को, तो देखिए छत्तीसगढ़ में मतदाता कभी भी सीधे तौर पे सड़कों पर आकर के या कोई बड़े आंदोलन के रूप में या किसी और तरीके से अपनी बात को व्यक्त कभी नहीं करता है। चाहे हम बात 2003 की कर लें, चाहे 2018 की कर लें, चाहे 2023 की कर लें, तीनों ही समय में स्थितियां ये रही है कि मतदाता हमेशा खामोश रहे और साइलेंट तौर पे अपना जब आक्रोश होता है वो मत के रूप में, मतदान के रूप में अपना आक्रोश दिखाते हैं। तो अभी इस बार की यदि हम बात करें तो इस बार मतों का जो प्रतिशत आया है वो लगभग पिछले बार से के आसपास ही आया है। और दूसरी चीज ये कि इसमें महत्वपूर्ण चीज, दो फैक्टर बड़े काम कर रहे थे। पहला चीज तो ये था कि जो कांग्रेस ने घोषणा करी थी, जिसको पिछले बार भी उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक बताया था कि किसानों के कर्ज माफी की घोषणा करी थी, एक वो फैक्टर काम कर रहा था। दूसरा फैक्टर ये था जिसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने करी थी, महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने की जो घोषणा करी थी, साल भर में 12,000 रुपए महिलाओं को देने की जो बात करी थी। तो ये जो दो बड़ी घोषणाएं निकल करके आई थी, इसका व्यापक असर देखने को निश्चित रूप से मिला। जिस प्रकार से बड़ी संख्या में महिलाएं जो है मत करने के लिए निकल करके आई हैं, और मतों के परसेंट को भी हम देखें तो महिलाओं का प्रतिशत जो है ज्यादा देखने को मिला। लेकिन जब पहले फेज की वोटिंग होने के बाद कांग्रेस ने भी इस बात को पकड़ा, उन्होंने 12,000 की जगह 15,000 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा करी। अब आने वाले समय में जब मतदान का परिणाम निकलेगा तब ये समझ में आएगा कि महिलाओं ने कांग्रेस का भरोसे पर विश्वास किया है या भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी की गारंटी थी उसके पर विश्वास किया है। जी बिल्कुल मनीष जी, तो यहाँ पर जिस तरह से आपका कहना है कि महिलाओं की घोषणाओं का जरूर असर पड़ा है, लेकिन कांग्रेस की जो घोषणा आई थी वो कुछ दिनों बाद आई थी, तो क्या इससे पहले की जो सीटें हैं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से उसमें फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। यदि वो घोषणा वहां पर काम कर रही थी तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से उन सीटों पर मिल सकता है। मुझे लगता है उस सीटों पर जो आकलन निकल करके आया है मतदान के बाद में, उसके तुरंत बाद कांग्रेस अलर्ट हुई है और उसने तुरंत इस बात की घोषणा करी है कि हम महिलाओं को 15,000 रुपए महीना देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी थी कि हम संजय जी क्या कहना है आपका? जिस तरह से आपने घोषणा की है महिलाओं को 15,000 देने की आपने बात जरूर की है, दूसरे चरण में आपको जरूर इसका फायदा मिला होगा, लेकिन क्या लगता है कि पहले चरण के मतदान में कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आपकी घोषणा सामने आई है, क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ देख पा रहे हैं आप? क्या यही वजह थी जिसकी वजह से घोषणा की गई थी? देखिए, पहले चरण की जिस 20 सीटों पर जो चुनाव हुई थी तब तो घोषणा जो हमारा हुआ था, और ये 15,000 और 12,000 दोनों नहीं थे, ये तो दोनों बाद में आए हैं, तो 70 सीटों पे हुई है। तो देखिए, लेकिन ये है कि भाजपा को अपनी घोषणाओं पे ही भरोसा नहीं है, इसलिए पूरी छत्तीसगढ़ में हर जगह देखते होंगे इनके कार्यकर्ता महिलाओं को घर जा जाकर के फॉर्म भरवाना शुरू करती थी। जो घोषणा है उसके फॉर्म कैसे? ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, चुनाव के ये उल्लंघन किए हैं चुनाव आचार संहिता का, इनमें तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए कांग्रेस ने हर जगह शिकायत भी की है। वही कांग्रेस ने विश्वास जताया है कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर में काम किए और 15,000 की जो घोषणा की है वो महिलाओं तक पहुंचाने में संजय जी, आपकी पार्टी ने खुद वही काम किया और उसके बाद आप शिकायत भी कर रहे हैं? तौकीर रजा जी, नहीं,
जी नहीं, मैं एक अलग बात कहा, आप शायद नहीं समझ पाए होंगे। भाजपा ने जो 12,000 सालाना की घोषणा की महिलाओं के लिए, उस फॉर्म को लेकर के घर घर तक इनके कार्यकर्ता गए और महिलाओं से फॉर्म को भरवा रहे थे, जिसके आप छत्तीसगढ़ के अंदर देख लीजिए, कई जगह में शिकायत हुई है और कई प्रत्याशियों को नोटिस भी दिया गया है। लेकिन 15 फकीर रजा जी जवाब दीजिएगा, फॉर्म भरवाने में आपने ऐसा क्या किया था जिसको कांग्रेस शिकायत बता रही है और उल्लंघन बता रही है? जी दिया जाएगा। देखिए, हमने जब घोषणा पत्र वादा किया, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इनको शांत कराएं प्रियंका जी। देखिए, ऐसा है, मेरी बारी है संजय जी, मेरे को बोलने दीजिए। तो आपने देखा कि जब हम घोषणा पत्र, प्रथम चरण के चुनाव के पहले हमने घोषणा पत्र में वादा कर चुका था, उसका प्रथम चरणों में रिजल्ट निकलते नजर आ गए। इसलिए घबरा कर मुख्यमंत्री जी को घोषणा पत्र करने के बाद, घोषणा पत्र अपना उनका घोषणा पत्र करने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद, ये दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन उनको डर लगा, भय लगा कि कहीं इसका असर ना हो जाए, तो घबरा कर उन्होंने 15,000 की घोषणा करी। आपने देखा होगा घोषणा पत्र के पहले ऐसे कई सारी इन्होंने घोषणा करी। इससे समझ में आ रहा था उनका हर कदम घबराया हुआ था, उनको हर सूचना ये आ रही थी कहीं ना कहीं हम पीछे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जनता के बीच पकड़ मजबूत नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने फॉर्म भरवाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ऐसा कौन सा फॉर्म आप लोग भरवा रहे थे तौकीर जी? देखिए, किसी भी देखिए, कोई फॉर्म भरने से कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। हम फार्म जमा करके देंगे तो बात का उल्लंघन होगा। आपकी बात करते हैं, इन्होंने भी कई सारे फॉर्म भरने की कोशिश करी, उसके लिए बताते नहीं, अपनी गलतियां तो बताएंगे। तो क्या करें, पहले नंबर बैलेट नंबर के जो है वो जाने वाले हैं, उसी के चेहरे चपाटी है, इसलिए सब बातें करते नजर आ रहे हैं। फिक्र मत करिए, भ्रष्टाचार के रूप में 75 नंबर जो बैरक है, जो याद कर रहे हैं बार बार, जिसको आपने ईडी को कुत्ता बिल्ली के जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया घबराकर, वो आप बिल्कुल उसी नंबर में जाएंगे। आप फिक्र मत करिए, और जनता इसलिए वहां देखने का मन बना चुकी है। प्रथम चरण में भी हम बढ़ते हुए नजर आए और द्वितीय चरण में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी कारण से भूपेश बघेल जी घबरा गए और जरूर। संजय जी जवाब दीजिएगा, संजय जी जवाब दीजिएगा। तौकीर जी का कहना है कि यदि वो फॉर्म भरवा भी रहे थे, संजय जी जवाब दीजिएगा, फॉर्म यदि वो भरवा भी रहे थे तो आचार संहिता का उल्लंघन कैसे होता है? ऐसा तो कुछ काम कर नहीं रहे थे, ना वो रिश्वत दे रहे थे, ना वो ऐसा कोई काम कर रहे थे जिससे आप आचार संहिता का उल्लंघन कहें। मिश्रा जी, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है, और उल्लंघन की जिस बात को आप कह रहे हैं कि उल्लंघन नहीं हो रहा है, मुझे एक चीज बतलाइए। मैंने कही थी आपको 100 रुपए दूंगा, मैंने कही थी आपको 100 रुपए दूंगा, आप कितना विश्वास कर रही हैं वो ईश्वर जाने। लेकिन मैं आपके पास फॉर्म लेकर के, जब कहते हैं ना वो मुंह से लाख बोल तो लिख के एक ना दो, और ये वहीं पर जहाँ प्रकाशक का कोई वकील नहीं है, नहीं मिले उसमें किसी प्रकार से फॉर्म लेकर के घरों तक पहुंचे हैं और महिलाओं के आवेदन करवा रहे हैं और जमा कर रहे हैं। और आप कई जगहों के माध्यम से देखा गया है वो कचरे में भेजा गया है। संजय जी आप घोषणा मौखिक कर रहे हैं, ये फॉर्म अगर ले जा रहे हैं कि उस घोषणा पत्र के बाद घोषणा हमने मौखिक करके उतारा है, ठीक है, लेकिन किसी भी महिलाओं के घर में ले जाकर उसे जाकर के फॉर्म हमने घोषणा किया। ठीक है, मैं मनीष जी के पास एक बार जाना चाहूंगी। मनीष जी सबसे पहले तो मनीष जी ठीक है, मनीष जी सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल ये कि फॉर्म यदि लेकर बीजेपी गई है तो क्या इसे उल्लंघन माना जाएगा? दूसरा सवाल ये है कि तमाम जो सीटों की बात हो रही है, पाटन से लेकर अंबिकापुर, ये तमाम सीटों जिन्हें हॉट सीट माना जा रहा है, इन हॉट सीट पर आप क्या कुछ बदलता हुआ देख पा रहे हैं, या जो दिग्गज चेहरे हैं वो ये सीट अपने नाम करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, पहला सवाल आपने ये किया था कि जो फॉर्म भराए जा रहे हैं उसका आचार संहिता का कोई उल्लंघन हो रहा है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आचार संहिता का कोई उल्लंघन हो रहा था। बीजेपी ने ये कहा है कि भाई यदि हमारी सरकार आएगी तो हम ये योजना देंगे, इसके लिए हमको आपका डिटेल चाहिए। उस हिसाब से वो फॉर्म भरा रही थी, और वो जो बड़ी संख्या में फॉर्म भर रहे थे, वो फॉर्म की जो संख्या भाजपा लगातार बता रही थी, उससे कांग्रेस को ये लग रहा था कि देखिए बड़ी संख्या में महिलाओं का इनको समर्थन मिल रहा है, और उसके तुरंत बाद उन्होंने इस घोषणा को कर दिया। अभी दूसरा सवाल आपका ये है कि पाटन और अंबिकापुर को लेकर के आप बात कर रही हैं, यानी सीधे तौर पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की 2 सीटों को लेकर के आप बात कर रही हैं। तो देखिए, सीधे तौर पे जनता इस बात को समझती है कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव एक बड़ा चेहरा है, और वो निश्चित रूप से सरकार में किसी न किसी बड़ी भूमिका में रहेंगे।
तो उनको सीधे तौर पे मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नुकसान या कोई ऐसी बड़ी चीज वहां पर देखने को नहीं मिली है जिसको लेकर के जनता इनको सीधे से नकार दे। इसके अलावा तमाम सीटें जो बीजेपी की कब्जे में भी हैं, बृजमोहन अग्रवाल की हम बात कर लें, वहां पर उनके ही गुरु को खड़ा किया गया। इसके अलावा राजनांदगांव की सीट जो हमेशा से बीजेपी के खाते में रही है, तो इन मुख्य सीटों पर आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही इस बात का जवाब दिया कि चाहे हम पाटन की बात करें, चाहे रायपुर दक्षिण की बात करें, चाहे राजनांदगांव की बात करें, ये जो चेहरे हैं इसको जनता ये मान के चलती है कि ये वो बड़े चेहरे हैं जो सरकार आए या विपक्ष रहे, इनकी भूमिका जो है वो सशक्त रहने वाली है, चाहे सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे। तो इनके साथ जाने के लिए जनता ये समझ के चलती है कि हम ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में भी हम इनको चुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो इस बात को जनता समझ करके चलती है और ऐसा कोई बड़ा फैक्टर मुझे इन सीटों पर कहीं भी देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से जनता सिरे से इनको एक सिरे से नकार दे। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि ये जो हॉट सीट है, इन हॉट सीट पर फिलहाल जो दिग्गज हैं वो कब्जा जमाने में कामयाब होंगे। संजय देवांगन जी, तमाम सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में कुछ सीटें हैं, ज्यादा सीटें तो नहीं है पर कुछ सीटें हैं जिन पर लंबे समय से आपकी पार्टी कांग्रेस भी कर रही है पर कब्जा जमाने में कामयाब नहीं हुई है। उन सीटों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, कब्जा जमाने वाली जो बात है, हमने जो 75+ की बात कही है, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं क्योंकि 5 साल जो छत्तीसगढ़ के अंदर में माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने जो काम किया है, महिलाओं के बीच में जो उनके लिए काम किया है, युवाओं के लिए जो काम किया है, जो किसानों के लिए काम किया है, हमारा विश्वास हमारे कार्यों को लेकर के है और हमने जो 5 साल में काम किया छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, इस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता पुनः हमें अवसर देगी, अपना आशीर्वाद देगी और हम उसी विश्वास को लेकर के जनता के बीच में गए थे और हमारी जो घोषणाएं जो है, ये घोषणा को सराहा गया है क्योंकि पहले। लेकिन राजनांदगांव और बृजमोहन अग्रवाल की सीट के लिए आपने काफी कोशिशें की हैं। देखिए, ये जब चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच में ये भी इनके भी आकर के जो नेतागण है वो स्टेटमेंट अगर जारी कर रहे हैं और हमारे अगर कांग्रेस के लोग भी अगर कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या इस बात की? ठीक है, तौकीर रजा जी, समय मेरे पास कम है। तौकीर रजा जी, 75+ की अभी भी बात कर रहे हैं। मैं बोला ना, ये 75 जो इनके दिमाग में जो बैठ गया भूपेश बघेल जी को, बैरक नंबर है उनका, वो आंकड़ा है बता रहे हैं। अच्छा, आपका आंकड़ा क्या है तौकीर जी? तौकीर जी, आपका आंकड़ा क्या है? नजर आ रही है तौकीर जी, हम 55 से 60 सीटों पे बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे जो आप इन्होंने बताया कि भूपेश बघेल जी जो है बुरी तरह हारते हुए नजर आ रहे हैं, विजय बघेल जी भी बहुत अच्छे वोटों से वहां जीत रहे हैं। ठीक है मनीष जी 5 सेकंड में आपको दे पाऊंगी, समय मेरे पास नहीं है। ठीक है मनीष जी, मैं एक सवाल तौकीर रजा जी से करना चाह रहा हूँ। बार बार 75 नंबर बैरक का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो भूपेश बघेल को गिरफ्तार करेगी? बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार का आरोप इनको पर लगा है, खासतौर पर सट्टा महादेव का, उसके कारण। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का देना चाहूंगी। तौकीर रजा जी बहुत धन्यवाद, मनीष जी बहुत धन्यवाद, संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना ये होगा कि अब जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है 3 दिसंबर को जनता का नतीजा क्या होता है और जनता किसे सिंहासन पर बिठाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।